नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने जा रहे हैं। तो मेरे जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरे व्यू को डायरेक्टली एज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको वेरीफ़ाई करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले बात करूँ तो स्टील का जो कंपनी है उसके ऊपर एक-एक करके सारे कंपनीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है। फाइनली टाटा स्टील का भी रिज़ल्ट आ चुके हैं और एक आशा किया जा रहा था कि इस बार रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि सेल्स का जो आंकड़ा है आप देखेंगे तो 58,000 करोड़ से डायरेक्टली 54,000 करोड़ हो चुके हैं। तो पिछले सालों में था 59,000 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स है क्वार्टर बेसिस में भी कम हुआ एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कम हुआ। और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो अराउंड 5,000 करोड़ का टोटल यहाँ पे सेल्स कम होता देखने को मिले। उसी तरीके से अगर आप एक्सपेंस को मिटाने के बाद अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिले। अब इतना ज़्यादा कहाँ से हो गया? कंपनी के सेल्स तो कम हो गया था। एक्चुअली कंपनी ने बहुत बेहतरीन एक एक्सपेंस को कम किया। अब एक्सपेंस कम किया मतलब कंपनी यहाँ पे एक्सपेंस कम जो किया गया है, तो उनमें से एक्सपेंस कहाँ पे कम किया? आप देख सकते हैं जो मटेरियल कॉस्ट था, जो पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा हो गया था, 46% 44%, वो मटेरियल कॉस्ट को कई हद तक कम किया है। और एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स के कारण कंपनी में एक अच्छा खासा जो एक्सपेंस है, उसको कंट्रोल किया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो शानदार तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। और यही कारण की वजह से बताया जा रहा है कि टाटा स्टील के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक जंप देखने को मिल सकता है। क्या सही में जंप होने वाला है? अगर मैं चार्ट के हिसाब से बात करूँ, आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आने के बाद पिछले दिनों में गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद एक्चुअली क्लोजिंग डाउन में हुआ। और पहले से देखिए टाटा स्टील के ऊपर मेरा तो पहले से एक एंटी है। ऑब्वियसली मैंने एक पहले से एंटी रखा है। तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और एक ही जगह पे कंपनी रीटेस्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम से एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है और मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट करके इस हाई लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 210 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए लेवल कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो तो मुझे पता नहीं। हाँ, एक एक चीज़ मुझे पता है कि इस लेवल तक जाएगा तो मुझे 43% के आसपास प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन था वो शानदार देखने को मिला है। और साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखा जाए तो इस बार कंपनी का जो कर्जा है वो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। लोगों के मन में ये भी डाउट है कि कंपनी 87,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, क्या सही में कंपनी सस्टेन कर पाएंगे, क्या इस कर्जे को मिटा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल मिटा पाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट देखिए अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और रिजर्व जो है वो 90,000 करोड़ के आसपास है। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी देखा जाए तो ओवरऑल कैश कितना है, 8,600 करोड़। तो सब कुछ कंपनी के हाथ में, तो ऑब्वियसली इस कंपनी इजीली ये सारे जो कर्जे हैं उसको मिटा पाएंगे। तो जो लोग कर्जा देखकर डर जाते हैं उसके लिए बता दूं, आपको ये डेटा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर कट एक विजन मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के कर्जा मिटाने का दम है कि नहीं है। तो चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना होगा। और नेक्स्टली मैं आपको बात करूँ इस कंपनी के ऊपर, मेरे जो व्यू है वो आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इंस्टीट्यूशन का क्या राय है उसके हिसाब से बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया 8.5% से 10.5% के आसपास। उसी तरीके से एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया, 20% से थोड़ा सा होल्डिंग कम हुआ, 19% के आसपास आ गया। और म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में मतलब जून मंथ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट, सॉरी, फरवरी से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो लास्ट मई और जून मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया गया। तो इसका मतलब एक ट्रेंड, अपकमिंग ट्रेंड अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएससी लिमिटेड। देखिए सीएससी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है और कोलकाता बेसिस मतलब वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। और सीएससी के ऊपर हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, देखिए कंपनी तो सरकारी कंपनी है, अगर इसका प्रोमोटर देखेंगे, सॉरी, सरकारी कंपनी बोल रहा हूँ, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, तो बेसिकली देखा है तो सीएससी कंपनी के ऊपर जो मतलब जो प्रोमोटर है, बहुत सारे आपको प्रोमोटर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर एफएस ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग रखे हैं अराउंड 13% के आसपास, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा जबरदस्त इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए होल्डिंग को भी बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ होल्डिंग को कंटिन्यू भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो ठोस रीजन होना चाहिए। तो बेसिकली कंपनी का जो रीजन है, आप देखेंगे कंपनी का सेल्स का डेटा जो बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी अच्छा खासा सेल्स करने वाला है, क्योंकि पिछली बार का जो सेल्स था
उससे ज़्यादा इस बार सेल्स इसीलिए होने वाला है क्योंकि देखिए गर्मी का जो टाइम था वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में ही देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा गर्मी ऑब्वियसली इंडिया में देखने को मिला और बेसिकली वेस्ट बंगाल, कोलकाता बेसिस में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिला था। तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा और उसी बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी देखिए 445 से लेकर 415 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो भी कुछ इस तरीके से नज़रिए से देखने को मिले। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभी इसके ऊपर गुड पॉइंट्स तो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं CESC बाय मेजोरिटी स्टेक। ऑब्वियसली मेजोरिटी स्टेक कितना खरीदारी किया और किसको खरीदारी किया आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि CSC एक्वायर 63.91% स्टेक और वो भी किसका आप देख सकते हैं, प्रभु ग्रीन पावर। तो प्रभु ग्रीन पावर जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो अभी देखिए CSC खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, मतलब खुद के बिजनेस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सनराइज इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर मतलब खुद के पैर जमा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि 63.91% का स्टेक खरीदारी करना मतलब एक अच्छा खासा गुड पॉइंट्स है। इसके लिए कंपनी के ऊपर 5% का जंप देखने को मिला। आप खुद ही जगह चार्ट को देख लेना, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज आने के बाद ही बिग जंप देखने को मिला, पॉजिटिवली जंप देखने को मिला। तो मैं पहले से ही एक एंट्री लेके रखा था एक कफ विद हैंडल के बेसिस में और फाइनली उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। उसके बाद एक बार नीचे आया है, फिर से वो बाउंस बैक करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है सर, यही गुड पॉइंट्स अपडेट आपके साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आप नोटिस करेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड बेसिकली इंडिया के एक सबसे बड़े माइनिंग कंपनी है। और इंडिया के सिर्फ सबसे बड़े माइनिंग कंपनी होने के साथ साथ आज देखिए, आज अगर जो कोल का जो डिमांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो पावर सेक्टर के पावर जनरेट करने के लिए जो थर्मल पावर यूज़ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा फार्मल पावर का ही यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ कोल इंडिया के, तो 65% कोल सेगमेंट मार्केट शेयर वो भी इसी के पास है, कोल इंडिया के पास ही है। उसके साथ साथ और एक चीज़ों को देखना, कंपनी टोटली प्रोडक्शन एंड सेल्स का काम करता है, वो भी कोयला का। और उसके साथ साथ कंपनी जो जो सेक्टर को मतलब बिलोंग करते हैं, करेंटली जो सेगमेंट के ऊपर काम करे वो है पावर सेक्टर और अदर सेक्टर। तो आप कहेंगे सर पावर सेक्टर को छोड़कर अदर सेक्टर में कोयला का की क्या ज़रूरत है? हाँ, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके लिए कोयला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। सिर्फ पावर सेक्टर में ही यूज़ नहीं किया जाता। देखिए बहुत सारे जगह पे रेस्टोरेंट में बहुत सारे जगह पे आपको कोयले का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पे ठंड का मौसम ज़्यादा होता है वहाँ पे भी हीट करने के लिए, गर्म मतलब करने के लिए कोयला का यूज़ किया जाता है। तो कोयले का बहुत सारा यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको डेटा देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का रॉ मटेरियल्स जो है, कंपनी का रॉ मटेरियल्स के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी देखिए एक्सप्लोजिव जो आइटम है वो 37% एंड ऑयल एंड लुब्रिकेशन सेगमेंट में 38%, साथ ही साथ HEMM स्पेस के ऊपर 13% एंड अदर्स के ऊपर 9.89%। तो बिजनेस को अलग लेवल में फैला के रखा है कंपनी ने, तो जिसके बेसिस में कंपनी में ग्रोथ हमेशा होता रहता है। हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर फ्यूचर में तो पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी हो जाएगा, तब कोयला का क्या डिमांड होगा, तब तो कोयला का डिमांड नहीं रहेगा। देखिए वो होने में बहुत टाइम लगेगा। सरकार खुद ही बता रहा है कि कोयला को मतलब जीरो इमिशन करने के लिए, मतलब जो पॉल्यूशन होते हैं कोयला के माध्यम से उसको जीरो करने के लिए 2047 साल लग सकते हैं। तो सोचिए अभी तो 2024 है, अभी टाइम बहुत बाकी है। उसमें से कोल इंडिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। और कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, वो तो कभी रुकेगा नहीं। वो अलग बिजनेस से डाइवर्सिफाइड कर लेंगे, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो पहले से ही एंट्री कर चुके हैं और बिजनेस ऑलमोस्ट काम करना शुरू कर चुके हैं। तो कोल इंडिया के ऊपर आप फोकस रखिएगा। सरकारी कंपनी है इसलिए बहुत सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, चिंता कहाँ पे मुझे लगा, मुझे इस कंपनी के ऊपर एक चिंता लगा क्योंकि कंपनी का लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स सिर्फ 3% बन चुके हैं। मतलब 16% से डायरेक्टली 3% यहाँ पे वीकनेस देखने को मिला। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो जो 43% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था लास्ट 3 ईयर्स में, जो 12 मंथ में 17% हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो सिनेरियो यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। और इसी प्रेशराइज के कारण जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं,
तो इस भागता हुआ ट्रेन के ऊपर मैं भी चढ़ जाऊँ, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा-सा रुक जाइए। क्योंकि देखिए, मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन कर रहा नहीं कर रहा हूँ, तो आपको मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए भागते हुए ट्रेन के ऊपर आप चढ़ेंगे तो आपको बुरी तरीके से पिटाई भी हो सकता है। हाँ, मैं खुद इस कंपनी के ऊपर ट्रेन लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना है। अभी ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, मुझे एक बार रीटेस्टमेंट में एंट्री लेना है। मतलब एक बार नीचे आए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक कन्फर्मेशन मिलेगा। तो एक बुलिश होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा-सा रीटेस्टमेंट, और क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, तो मुझे लगता है एक बार वो रीटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बाकी मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पे बना है, उस पैटर्न्स में मुझे लगता है एक ना एक बार वो तो रीटेस्ट करेगा। अगर ना करे, ऊपर इसको टच कर दे, तो एंटी नहीं बनेगा, छोड़ दूँगा मैं। कोई बात नहीं, हमेशा हर ट्रेड के ऊपर एंटी लेना है ऐसे कभी होता नहीं है। हमेशा हर ट्रेड में एंटी होगा भी नहीं। तो आपको चीज़ों को समझकर काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं फिलोटेक्स, जो फैशंस लिमिटेड है। तो फिलोटेक्स फैशंस लिमिटेड बेसिकली 1100 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी का अपडेट यही है, कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है, और वो भी 9th ऑफ अगस्त में। हर एक के बदले 5 शेयर आपको हर इन्वेस्टर को देने वाला है, जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। इसको देखकर खुश मत हो जाना, इसको देखकर इन्वेस्ट मत कर लेना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, बहुत रिस्की कंपनी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना बेहतर होगा। बाकी आप समझदार हैं, चीज़ों को रिसर्च करके आप ज़रूर काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।